ध्यान रखें, हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने। हेलो माय डियर स्टूडेंट, और कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब क्या होगे, अच्छे होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे। तो हमने क्या है, हमने फर्स्ट फिजिक्स के 2 लेक्चर में एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। उसमें क्या है, हमने 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डाला है और ये सेकंड क्लास है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 डेरिवेशन को डालेंगे। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट फिजिक्स में ओवरऑल 20 डेरिवेशन थी जो इम्पोर्टेंट थी, बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, और हमने 2 क्लासों में क्या कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में निपटा देंगे। उसके बाद क्या होगा, फिजिक्स सेकंड के 2 क्लास इसी तरह से लेंगे डेरिवेशन की, और एक लेंगे उसके 1 मार्क और 2 मार्क के। ओवरऑल क्या करेंगे हम, ओवरऑल हम 6 क्लासों में टोटल ओवरऑल दोनों फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसी तरह से क्या करेंगे, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या है, ध्यान रखें, हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने। एक्स्ट्रा ये बकवास क्वेश्चन हमने कोई भी नहीं लिया है। तो क्या करें, आप 1 बाई 1 करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल लिया है, फैराडे के लिए। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या है, यहाँ पे हमने डेरिवेशन जो लिए क्वेश्चन के साथ लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि डेरिवेशन तो हमें पता ही पूछेगा कैसे। तो क्या है, डेरिवेशन के साथ हमने क्वेश्चन भी लिए। तो पहला क्या है, थ्योरेटिकल है, ये डेरिवेशन नहीं है। पहला उसने बोला है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम बताइए। तो फैराडे ने क्या, फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या दिया था, आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपकी रिवीजन क्लास है। आपको मालूम है कि क्या, जब किसी परिपथ में धारा बहती है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न हो जाता है। अगर धारा के मान में आप परिवर्तन करोगे तो उस उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लास्क भी परिवर्तन होगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लास्क परिवर्तन होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से धारा उत्पन्न हो जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या उसने बोला है, पहला नियम है, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने परिनालिका ली। तो परिनालिका में क्या किया, हमने धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित जब करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे फ्लास्क जो गुजरेगा उसके मान में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसके फ्लास्क के मान में परिवर्तन होने से यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यहाँ पे धारा बहने लगेगी। पहला जो नियम था फैराडे का, यही था। अब बात आती है इसका सेकंड लॉ क्या है, सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, वो कितना होता है। तो यहाँ पे सेकंड नियम बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसी की दर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फ्लास्क है, यहाँ पे माना हमने फ्लास्क कितना गुजरा, इससे 5 गुजरा। क्या हुआ, अब हमें निकालना, जिस धारा के मान में परिवर्तन किया तो फ्लास्क में परिवर्तन हुआ, तो हमें निकालने की फ्लास्क में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो फ्लास्क में परिवर्तन, ये किसी में भी परिवर्तन की दर जो होती है टाइम के साथ क्या होती है, d∅/dt। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लास्क निकालने तो d∅/dt, किसी की भी निकालेंगे तो यहाँ ऊपर उसे ले लेते हैं t के सापेक्ष। तो क्या होगा, फ्लास्क में परिवर्तन क्या होगा, d∅/dt। तो यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, फ्लास्क में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो ये थे फैराडे के 2 नियम। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या करना है, स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है। तो क्या होता है, यहाँ पे स्वप्रेरणा गुणांक भी बोल देता है, स्वप्रेरकत्व भी बोल देता है। आपको दोनों नाम इसकी पता होनी चाहिए। तो क्या है, मैंने बताया आर्टिकल करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। अब भी आप क्या है, पहले आर्टिकल में मैं बता देता हूँ आर्टिकल करने का तरीका। और क्या होता है, आर्टिकल करने का तरीका होता है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद जो डायग्राम में शो किया होता है वो यहाँ पे हम इंट्रो की तरह लिख देते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम का इंट्रो बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, फिर उसके बाद फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं। तो पहले आर्टिकल मैंने बता दिया, फिर मैं बता दूंगा कि बस आप समझ जाएंगे
फिर ऐसा ही सब आर्टिकल में लिखा होगा, आप समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे इतने भोले होते हैं बेचारे, ये भी रट के जाते हैं कि ये लाइनें नहीं रटनी, यहाँ पे जो है उसी को लिखना है। तो क्या है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो माना कि इसकी लंबाई कितनी है L, तो एक L लंबाई की परिनालिका है, आपको दिख रही है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने A, तो क्षेत्रफल मैंने लिखा नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं कि क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल इसका A, इसका क्षेत्रफल कितना है A है। परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है, N है, और इसमें क्या है देखो I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो आप यहाँ पे इसमें डायग्राम में मेंशन करते हैं, दिखाते हैं, उसी को लिखना होता है, रटना कुछ नहीं होता। अब हम करते हैं क्या, अब हम करते हैं इसका आर्टिकल। तो क्या होगा, यहाँ पे आपने वायु सवेट का नियम पढ़ा है ना, क्या इससे पिछली क्लास में मैंने भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगी, धारा परिनालिका से गुजरेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लास्क उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय फ्लास्क। मीन्स इस तार के, इस वायर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका मीन्स परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हम लिखेंगे परिनालिका के बीच, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, V इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, एन होता है, स्मॉल एन होता है फेराघन। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है भाई एन इज इक्वल टू फेरों की संख्या डिवाइड बाई परिनालिका की लंबाई, इसके बराबर होती है। तो सीधी बात है, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे म्यू नॉट एन वाई एल आई। तो ये हो गया क्या, इसमें चुंबक क्षेत्र। जैसे ही धारा यहाँ पे फ्लो होगी, वायु सवेट का नियम आपने पढ़ा होगा कि धारा अगर बहेगी कहीं पे, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। परिनालिका में धारा बह रही है, तो परिनालिका के अंदर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, जब यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लास्क भी होगा, और जब चुंबकीय फ्लास्क होगा, तो चुंबकीय फ्लास्क भी से गुजरेगा। तो क्या होगा, पहले हम एक फेरे के लिए, इसमें एन फेरे हमने माने, सीधी सी बात है, समझ तो आ रहा होगा ना, कि यहाँ पे क्या होगा, जैसी धारा फ्लो होगी, धारा फ्लो होने से, धारा बहने से इसकी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय किरणें, चुंबकीय किरणें होती है। तो सीधी सी बात है, ये चुंबकीय किरणें भी इससे गुजरेंगी। तो क्या होगा, पहले एक फेरे से निकालते हैं। तो क्या होगा, एक फेरे से गुजरने वाला फ्लास्क, गुजरने वाला फ्लास्क, एक फेरे से गुजरने वाला फ्लास्क जो होगा हमारा, वो होगा फाई। वी यहाँ पे लगा देते हैं कि फ्लास्क दो तरह का होता है, ई लगाते हैं वैद्युत फ्लास्क, वी लगाते हैं चुंबकीय फ्लास्क। तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा, वी ए, वी ए हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी वी की वैल्यू को लगा देंगे। तो वी की वैल्यू क्या हमारे पास, म्यू नॉट एन आई बाई एल, और हमारे चल रहा है इसके साथ इनटू में ए। तो ये क्या हो गया, ये एक फेरे से हो गया। हमारे पास यहाँ पे एन फेरे, तो एन फेरे, तो एन फेरे को लिए निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना होता, एन से मल्टीप्लाई करनी होती है। इसमें क्या करनी होती है, एन से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो एन फेरों को लिए, एन फेरों के लिए, जब आप एन फेरों को लिए करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे ओनली एन से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, एन फाई। अब क्या करें, आप फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू अपने पास, एन अपना चल रहा है, फाई की वैल्यू अपने पास मी नॉट एन आई, मी नॉट एन आई, मी नॉट एन आई ए अपॉन एल। तो ये हो गया हमारा किससे, एन फेरो से, एन फेरो से हो गया। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एल, हमें निकालना है इससे एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो गुजरने वाला फ्लास्क होता है वो एल आई के बराबर होता है। अब इसे तो आप समझ चुके हैं,
एन फाई क्या, एन फाई है इन सब सिरों से गुजरने वाला फ्लास्क, आई क्या है इसमें फ्लो होने वाली बहने वाली धारा, और एल क्या है अपना, एल ही आप निकाल दें क्या, हमारा जो यहाँ पे स्वेप्रेरकत्व स्वेप्रेरण गुणांक, ये हो गया, हमें एल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एल को एक साइड कर लेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे। तो एल को जब एक साइड करेंगे तो क्या होगा, एन फाई के नीचे आ जाएगा आई, और ये हो गया एल। इसको ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है, एन फाई बाई आई, ठीक है। यहाँ पे हो गया, क्योंकि एन फाई किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है, तो हमने एल की वैल्यू लगा दी, निकालनी है तो ये लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे भाई एन आई की, एन फाई की वैल्यू लिख देंगे। एन फाई की वैल्यू हमारे पास ये है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, एन फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई एन म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, म्यू नॉट एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, आई इंटू ए, आई ए, आई ए हो गया, डिवाइड में कितना हो गया एल, और एल यहाँ पे डिवाइड में, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, एल आई, ये भी आई और ये भी आई, ठीक है। तो आई से क्या हो गया, आई कैंसिल हो गया, और हमारा जो फाइनली बचा है वो जगह कम है, ये हो गया। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, आई से आई, तो यहाँ पे हो गया, इतनी तो है चलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए वाई एल, ए वाई एल, तो ये हमारा फाइनली आ चुका है, ये हमारा फाइनली आ चुका है। तो एल की फाइनली वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए वाई एल, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला देखो, अगला करेंगे हम क्या, ये हो गया स्वेप्रेरकत्व या स्वेप्रेरक गुणांक। अब आता है क्या, अब आता है हमारा क्या, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, जो समक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो मैंने बोला ना कि फर्स्ट फिजिक्स वाले हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में करा देंगे। इस टाइम हमारा फोकस है कि आर्टिकल करें, क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, जो यहाँ पे आपने बनाया हुआ है यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। यहाँ पे क्या है, हमने 2 परिनालिकाएं ली है, 2 परिनालिकाएं, एक ये आपको दिख रही है, एक इसके अंदर है, ये बड़ी परिनालिका है, ये छोटी परिनालिका, ऐसे मान लो कि जैसे ये एक बड़ी परिनालिका और इसके अंदर क्या है, एक छोटी परिनालिका, इस तरह से बढ़ गई, ये बड़ी परिनालिका और इसके अंदर छोटी परिनालिका। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसकी लेंथ एल है तो इसकी लेंथ भी एल है, बड़ी परिनालिका में N1 फेरे, छोटी परिनालिका में N2 फेरे, क्योंकि हमने बड़ी वाली परिनालिका को 1 माना है और छोटी वाली परिनालिका को 2, तो 1 के सब कुछ 1 और 2 का सब कुछ 2, और धारा आई फ्लो हो रही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये लिखना है, एक परिनालिका को P मान लिया, दूसरी को हमने Q मान लिया, मान लो इसे P मान लो और इस छोटी वाली को हमने Q मान लिया, ये हो गया। फिर वही फंडा, हमें करना क्या है, हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है भाई, हमें पहले निकालना होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना अन्योन्य प्रेरणा गुणांक। अन्योन्य प्रेरणा गुणांक निकालने के लिए धारा क्या होगी, धारा तो फर्स्ट वाली परिनालिका में क्या होगी, प्रवाहित होगी, बहेगी। जब इसमें बहेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो छोटी वाली परिनालिका से भी चुंबकीय किरणें चुंबकीय फ्लास्क जाएंगे। जैसे ही हम इसमें I1 में चेंज करेंगे तो इस छोटी वाली परिनालिका से जाने वाला फ्लास्क भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ही फ्लास्क चेंज होगा तो छोटी परिनालिका में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे प्रेरित धारा बहने लगेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे अन्योन्य प्रेरणा गुणांक। तो यहाँ पे देखो यही मेंशन किया है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जो यहाँ पे लिखा होता है लिख देते हैं। माने कि 2 परिनालिका PQ है, समक्ष रखी हुई है, समक्ष मतलब एक ही अक्ष पे रखी हुई है। देखो अगर अक्ष ऐसे बनाए तो दोनों की अक्ष सेम ही है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है तथा इसमें धारा देखो I1 बह रही है, प्रवाहित नहीं है, प्रवाहित है, प्रवाहित हो रही है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे परिनालिका में क्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसके, परिनालिका के केंद्र पर। परिनालिका के केंद्र मतलब बड़ी वाली परिनालिका के केंद्र पर, यहाँ पे, क्योंकि जो इस पे होगा फिर वही इस पे होगा। तो परिनालिका
के केंद्र पर क्या चुंबकीय, शॉर्ट में लिखता हूँ क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, परिनली का केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अभी आपने फॉर्मूला देखा था V इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू नॉट आता है, यहाँ पे आता है हमारा फेरों की संख्या, चाहे आप पहले इसमें लिख लो N2I1, क्योंकि I तो 1 ही है, I1 हो गया। यहाँ पे N2 क्या लिख सकते हैं आप, N2 बराबर होगा N2/L, यहाँ पे रखोगे आप तो क्या होगा म्यू नॉट N2/L/I1। तो ये हो गया हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही बड़ी परिनालिका में धारा फ्लो हो रही है, यहाँ पे इसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वायोट-सावर्त का नियम ये कहता है कितना उत्पन्न होगा, इतना उत्पन्न होगा। अब आपको पता है ये भी इसके अंदर रखी है, जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा तो यहाँ पे फ्लास्क गुजरेगा, जब ये यहाँ पे रखी है तो यहाँ पे फ्लास्क जब गुजरेगा तो इससे भी फ्लास्क होके जाएगा। जब आप इस धारा में चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लास्क में चेंज होगा, जब फ्लास्क में चेंज होगा तो छोटी वाली परिनालिका से जाने वाला फ्लास्क भी चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे प्रेरित धारा बहने लगेगी, खत्म। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है इससे छोटी कुंडली से गुजरने वाला फ्लास्क। फ्लास्क कितना होगा, पहले एक से निकाल लेते हैं, तो क्या होगा सेकंड कुंडली से, कौन से, सॉरी परिनालिका से, सेकंड परिनालिका से, परिनालिका से गुजरने वाला फ्लास्क, गुजरने वाला फ्लास्क, सेकंड परिनालिका से गुजरने वाला फ्लास्क, और फ्लास्क होता है क्या 5, और यहाँ पे 5-2 लेंगे क्योंकि 5-1 से भी तो गुजरेगा ना। जब यहाँ पे ये परिनालिकाएं दोनों रखी है तो सीधी सी बात है यहाँ पे फ्लास्क जा रहा है, तो फ्लास्क जाएगा तो बड़ी से भी जाएगा छोटी से भी जाएगा, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, छोटी से गुजरने वाला। तो यहाँ पे लेंगे हम 5-2, 5-2 क्या होगा यहाँ पे V A क्या, एक छोटी परिनालिका का क्षेत्रफल, राइट। अब जैसे पहले किया था आपने, ऐसे ही आप यहाँ कर देंगे, B की वैल्यू लगा देंगे, क्या होगा म्यू नॉट N2I1/L इंटू A। ये हो गया किससे 5-2, एक फेरे से, अगर N फेरे से करते तो क्या करेंगे N फेरों से, N फेरों से होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना होता, बस N से मल्टीप्लाई करके N/2, और N/2 करेंगे आप तो फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये N25। यहाँ पे क्या होगा N फेरों से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होगा N25 होगा। अब N तो हमारा है, और N कौन सा लेंगे हम, क्योंकि सेकंड वाले की बात चल रही है तो N2, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे लेंगे भाई N, ये होगा N2 फेरों से गुजरने, N2 फेरों से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होगा N2/2 हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू लगा दें 5-2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, म्यू नॉट N2I, म्यू नॉट N2, सॉरी यहाँ पे N1 लेना था हमें, कोई नहीं, यहाँ पे देखो N1, क्योंकि हम फर्स्ट की बात कर रहे थे ना पहले, तो N1 की बात करेंगे, प्राथमिक कुंडली के लिए, फिर N2 की बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा N1, और यहाँ पे आएगा हमारा, ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा भाई N1, ठीक है। अब आएगा N2 × 5-2, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा N2, और यहाँ पे म्यू नॉट N1, और म्यू नॉट N1 I1A हो गया। अब यहाँ पे I1A हो गया हमारा YL, ये हो गया। तो N फेरों से गुजरने वाला फ्लास्क कितना हो गया, ये हो गया। तो इसको हम सही से लिख देते हैं क्या, म्यू नॉट N1 N2 और हमारे पास I1A/L। अगर M देखें
तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है अननोन प्रेरणा गुणांक क्या N2 phi2 बराबर होगा MI1। M निकालना है तो M आप ले जाओ, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ N को क्या होगा, M को यहाँ पे रहने देंगे, I1 इधर जाएगा इसके डिवाइड में, तो M बराबर क्या हो जाएगा N2 phi2 अपॉन I1। अब कुछ नहीं करना, आपको N2 phi2 की वैल्यू रखनी है। N2 phi2 की वैल्यू हमारे पास N1 N2 I1 A अपॉन L, और अपनी I1 भी यहाँ पे चल रही है, तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा M बराबर म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइड बाई L। बस खत्म। दोनों आर्टिकल क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करना। अब क्या है, हम अगले पे चलते हैं। अगले पे चलते हैं हम आर्टिकल पे। अब आता है हमारा प्रत्यवर्ती धारा। क्या आता है, क्या कर रहे थे पहले हम कर रहे थे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब करेंगे हम प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा में क्या होता है, जनरली 1 मिनट हम समझ लेते हैं। प्रत्यवर्ती धारा में क्या होता है, प्रत्यवर्ती धारा जो होती है टाइम के साथ चेंज होती है इस तरह से, पहले 0 होगी, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर माइनस में मैक्सिमम, फिर 0। तो ये होता है इसका एक चक्कर। एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होता है इतनी बार 0 होती है, पहले 0 फिर ये फिर 0। ठीक है, तो इस तरह से ये चलती है, 0 मैक्सिमम 0 फिर मैक्सिमम नेगेटिव में फिर 0। तो ये होता है इसका एक चक्कर कंप्लीट। तो प्रतिवर्ती धारा चलती है हमारी इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया, तो इसके लिए क्या निकालना हमें, एक चक्कर के लिए, एक राउंड मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, एक चक्कर में क्या निकालना हमें निकालना है भाई प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा के लिए वर्ग मध्य मूल मान, तो वर्ग मध्य मूल मान निकालते हैं एक चक्कर के लिए। यहाँ से स्टार्ट हुई, ये लौट के यहीं पे आगे, तो हो गया इसका एक चक्कर पूरा, और एक चक्कर पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो हमें निकालना है इसका वर्ग मध्य मूल मान। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यवर्ती धारा। अब क्या निकालना हमें, यहाँ पे निकालना हमें IRMS। IRMS बराबर होता है क्या, एक साइकिल में जो हमारी ये धारा जो है, धारा की क्या निकालना है, धारा का निकालना है वर्ग, वर्ग करना है, फिर मध्य औसत, फिर उसका मूल, इसका मीन्स वर्ग मध्य मूल मान। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा धारा का मध्य निकाल लेंगे, मीन्स एवरेज निकाल लेंगे। तो धारा का एवरेज कैसे निकालेंगे, धारा का एवरेज निकालेंगे हम यहाँ पे क्या, I स्क्वायर डी टी अपॉन, कहाँ से लेके लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से t टाइम, 0 t, फिर 0 से t dt, ये हो गया लिमिट। तो क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या है, धारा का हमें एवरेज निकालना एक चक्कर के लिए, 0 से t मीन्स एक चक्कर। अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 से t टाइम तक, यहाँ पे रखना आपको I की वैल्यू कितनी है, I नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। और जब इसका समाकलन होता है तो कितना आएगा, t आएगा, और जब t में आप इस t की वैल्यू रखेंगे तो इसका फाइनली हो जाएगा हमारा t। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा यहाँ पे रिवीजन करें, थोड़ा फास्टली करेंगे, छोटी छोटी बातें आपने पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी हो तो क्लासेस मेरी भी है, आप वहां से देख सकते हैं और डाल के। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर खोलना है इसका, स्क्वायर मीन्स 0 से t, इस t को मैं बाहर ले लेता हूँ इस तरह से 1/2। तो क्या होगा, I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जहां से 0 t, इस तरह से ले लिया। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी बराबर होता है इतना, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस के 2 cos ओमेगा टी बाई 2। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, ये मैंने बाहर ले लिए। अब हमें करना है इसका समाकलन, इसका 0 से t लिमिट तक, किसका करना है, साइन
स्क्वायर ओमेगा टी। इसका करना है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप समझ आ गया होगा। मैं इसको रब कर दूं, अब मैं इसकी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दूं, तो कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है भाई कितनी, 1 माइनस के कोस 2 ओमेगा टी। वाई कितना, टी बाई 2, ये होती है। हम 2 भी बाहर ले लेंगे, 2 भी बाहर ले लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, आई नॉट का स्क्वायर 2 टी। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इतना इतना कितना, इतना 0 से टी और 1 माइनस के कितना कोस 2 ओमेगा टी। अब भाई हम कर देते हैं इसका समाकलन। जैसे हम समाकलन करेंगे dt पे dt एंड dt, यहाँ पे नहीं लगाएगा dt, कोई नहीं, यहाँ पे dt, ये होगा। अब क्या करेंगे, अब हम जब समाकलन करेंगे तो इसका तो आई नॉट का स्क्वायर ऐसे ही चलेगा, 2t चलेगा। यहाँ पे जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो गया। इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन होता है साइन 2 ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी का करोगे तो आप आएगा, इसका समाकलन ये होगा। और कहाँ से लिमिट लगानी है, 0 से लेके टी तक लिमिट लगानी है। आप देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है 0, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे जब 0 नहीं होगा और 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा स्क्वायर 2t, और यहाँ पे पास बचेगा हमारे ओनली और ओनली t, 0t। तो आप अपर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास आई नॉट बाई 2t, और यहाँ पे क्या होगा t। अब लोअर लिमिट आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएंगे, तो हम फाइनली क्या रख देंगे, यहाँ पे हमारा t ही रह जाएगा, t रह गया। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू इससे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, हम क्या समय को उधर लेके चाल को नीचे ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, चाल आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल क्या है इसकी, चाल है हमारी ओमेगा, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 2 पाई, और समय कितना है t, हम ऊपर लेके इस तरह से लिखा है तो t की वैल्यू होगा, तो t की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, t की वैल्यू रख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे ये 2, इस t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 2 पाई इंटू ओमेगा, और हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 2 पाई अपॉन क्या ओमेगा। चाहे तो आप एक चीज बताता हूँ, बहुत इजी, वैसे यहाँ पे रख के वैल्यू करते हैं, हम इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, ये वाला मेथड अच्छा रहता है, लेकिन मोस्टली सब ऐसे कराते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप ऐसा करें तो अच्छा है। टी से टी कैंसिल, दिक्कत ही खत्म, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड कम है तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे पास भाई इसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आई स्क्वायर बार, एवरेज वैल्यू कितनी आई है, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, और हमें क्या चाहिए आईआरएमएस। अब क्या करेंगे हम जो वैल्यू आई है आई स्क्वायर बार की वैल्यू जो आई है यहाँ पे उसका रूल ले लेंगे, वही क्या होता है हमारा आईआरएमएस होता है, तो आईआरएमएस इज इक्वल टू होता है हमारे क्या, रूट के अंदर आई स्क्वायर बार। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब आपको पता है यहाँ पे ये पूरे पे रूट है, तो आई स्क्वायर से तो क्या बाहर निकल आएगा, आई स्क्वायर से आई नॉट बाहर निकल आएगा, रूट के अंदर बचेगा 2, तो हमारी आईआरएमएस की वैल्यू आ गई आई नॉट बाई रूट, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाए। दूसरा यहाँ पे देखो क्या है, अब आता है अनुनाद की अनुनाद की आवृत्ति। अनुनाद की आवृत्ति क्या होती है, अनुनाद की आवृत्ति का मीन्स होता है जब किसी परिपथ में क्या होता है, पहले उसने बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनाद की आवृत्ति क्या व्यंजित प्राप्त होती है, वह परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात बराबर होते हैं, प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात, एक्सएल एंड एक्सी। कहने का मीन्स है जब एक्सएल और एक्सी, आप पहले एक चीज समझने की कोशिश करो, श्रेणी क्रम में चाहे ये तीनों लगे, एल सी आर,
चाहे ओनली एल और सी लगे। कहने का मीन्स ये है दोनों परिपथों में क्या होना चाहिए, एक्सएल एक्ससी के बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन को अनुनाद की कंडीशन बोलेंगे, बात खत्म। चाहे ये है चाहे ये, इसलिए मैंने दोनों बनाए, आप कंफ्यूज ना हो, इसमें भी चाहे इसमें भी दोनों बराबर होंगे। तो उसी ने यही बोला है इसको एक्सएल, एक्सएल को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, और एक्सी को कहते हैं धार्त प्रतिघात। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो आवृत्ति होती है वो अनुनाद की आवृत्ति कहलाती है, बात खत्म। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप समझ लें क्योंकि आगे भी इसका आर्टिकल करना हमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एल है, ये इसका हमारा क्या है, सी है, संधारित्र की धारिता सी है, और ये हमारा क्या है, प्रतिरोध आर है। इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना लगा है, वीसी, बीसी नहीं सॉरी वीएल। इसके सिरों के बीच बीसी और इस पे विभवांतर बी आर। यहाँ पे एक पॉइंट और समझे, जिस तरह से प्रतिरोध काम करता है परिपथ में, इसी तरह से एल वाले परिपथ में एक्सएल काम करता है। यहाँ का प्रतिरोध आर है तो एल परिपथ का प्रतिरोध एक्सएल होगा और सी परिपथ का प्रतिरोध एक्ससी होगा। क्लियर। अब हम इसको करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे जो काम आर करता है यहाँ पे वो काम एक्ससी करता है, यहाँ पे वो काम एक्सएल करता है। इसका मीन्स ये है कि इस परिपथ का प्रतिरोध आर है तो इस परिपथ का प्रतिरोध एक्सएल है तो इस परिपथ का प्रतिरोध एक्ससी है, बात करता है। जो आर काम करेगा वही एक्ससी एक्सएल काम करेंगे। तो क्या होना चाहिए, अनुनाद की, तो क्या होगा, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम फॉर्मूला करेंगे प्रूफ, अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, एक्स एल बराबर होना चाहिए एक्ससी के। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ये होता है 1/ओमेगा सी के। क्या करें भाई, इनकी वैल्यू रख दें, क्या, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ। एफ क्या होता है, 2 पाई तो आपको पता है, एफ होता है आवृत्ति, यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही 2 पाई एफ इंटू सी। हमें एफ निकालनी है तो एफ को एक साइड ले जाएं, सबको मटेरियल को इस साइड ले जाएं, तो एफ इंटू एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर। यहाँ पे आएगा ये अपने पास, यहाँ पे क्या, ये नीचे आ जाएगा क्या, 2 पाई नीचे आ गया, एल नीचे आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या बचा, 2 पाई इंटू सी बचा। अब आप देखेंगे क्या, आवृत्ति का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये तो 4 आ गया, पाई इंटू पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर लिखते हैं, एल यहाँ पर ये होगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हमारा एल सी। स्क्वायर हटाएंगे वहां पे रूट जाएगा 1/, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल सी। अब रूट से देखो, यहाँ पे रूट से 4 का 2 बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई बाहर आ जाएगा, और ये रूट के अंदर बचेंगे एल सी। बात करता हूँ, बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख के करना, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एक्ससी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, लगा के छुट्टी, बस बात खत्म। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ओमेगा एल और ओमेगा सी किस किस की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पे न्यूमेरिकल आर्टिकल आने के। ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं आर्टिकल भी बनते हैं, अनुनाद की आवृत्ति से न्यूमेरिकल भी बनते हैं आर्टिकल भी बनते हैं। और यहाँ पे जितने टॉपिक है अभी मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, कहाँ पे भी न्यूमेरिकल ज्यादा मोस्टली बनते हैं, तो यहाँ पे तो बनता है। अब आप समझ चुके हैं, यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको, जो यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। यहाँ पे एल लगा है, यहाँ पे सी लगा है, यहाँ पे आर लगा है, इसके बीच विभवांतर वी एल, इसके बीच विभवांतर वी सी, इसके बीच विभवांतर वी आर। मैंने बोला था इस परिपथ के लिए प्रतिरोध का काम आर करेगा, इस परिपथ के लिए प्रतिरोध का काम एक्स ही करेगा, इस परिपथ के लिए प्रतिरोध का काम एक्स एल करेगा। इसका मीन्स ये इसका प्रतिरोध, ये इसका प्रतिरोध, ये इसका प्रतिरोध, तीनों काय में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। इस तरह से हमने बोल दिया, फिर से बैठे धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, क्या है एक्स एल, क्या है श्रेणी क्रम में लगे हैं, एल के स्वरूप के बीच विभवांतर वी एल, सी के स्वरूप के बीच विभवांतर वी सी, और आर के स्वरूप के बीच विभवांतर वी आर। परिपथ और प्रतिबाधा कितना लगा है, वी वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, किसकी बात है, धारा प्रवाहित आई हो रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो विभव होता है, इस पे जो विभव होगा, अब धारा की दिशा मान लो इस साइड है, धारा की दिशा अगर इस साइड है तो इसका जो विभव होगा धारा से 90
आगे होगा, 90 आगे होगा, और इस पे जो विभव लगेगा वो धारा से 90 पीछे होगा, मीन्स नीचे होगा, 90 नीचे होगा, और इस पे जो विभव लगा होगा वो धारा की दिशा में होगा। अगर हम क्या करें, अगर हम निकालें यहाँ पे इन दोनों का फाइनली, तो यहाँ पे अगर बी एल की वैल्यू क्या है, बीसी से ज्यादा है, तो फाइनली ऊपर की ओर आएगा, तो वी एल माइनस बीसी के साइड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और बी आर हमारा इस साइड चल जाएगा। अब हम इनका भी फाइनल निकालें, इनका भी क्या निकालें, फाइनल निकालें, तो हमारा इस तरह से इनका फाइनल आ जाएगा। आई की दिशा ये है और बी की दिशा ये है। अब हम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं हम करते हैं परिणामी, क्या, परिपथ का परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव देखो क्या है, हमारे पास दो विभव है और यहाँ पे कितना एंगल है इनमें, 90, कितना एंगल है, 90, तो आपको पता है जब 90 एंगल होता है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 90 एंगल, तो इनका फाइनल कितना आएगा, फाइनल आएगा भाई इसका वी स्क्वायर बराबर कितना, इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, ये आ गया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या है, आप इसकी वैल्यू लिख लो, वी आर की वैल्यू क्या होती है, वी आर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, ये होता है, तो वी आर वाले के लिए तो ये आ गया, ये आ गया। अब इसके लिए क्या आएगा, अभी मैंने बताया था कि हमारे किसका निकालना है, वी एल का निकालना है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपसे कि जो काम यहाँ पे आर करेगा वो काम यहाँ पे एक्स एल करेगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम आई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स एल, और यहाँ पे सी वाले में केस में क्या होगा, जो काम आई करेगा, जो काम यहाँ पे आर कर रहा है वो यहाँ पे एक्स सी करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध ये है तो इसका प्रतिरोध ये है तो इसका प्रतिरोध ये, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसकी सबकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू कितनी है, आई आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई हमारा क्या, बी एल बराबर क्या होता है, आई एक्स एल, यहाँ पे क्या होगा, आई, या आई के पॉइंट तुम लगा लेना, ये होगा एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से अगर देखें हम तो वी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, जब यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा तो आई स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो यहाँ से भी आई आई है तो यहाँ से कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस में यहाँ पे बचा एक्स एल माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये बचा। अब आई में इस साइड ले जाऊँ, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर बचेगा भाई हमारा क्या, आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, रूट जाएगा, रूट जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस के एक्स, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आया है इसे सिंपल में समझो आप, ये क्या है, ये है इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध, क्योंकि ये आर इसका प्रतिरोध, ये एक्सएल इसका प्रतिरोध, ये एक्सी इसका प्रतिरोध, तो ये हो गया परिपथ का टोटल प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं हम परिपथ की प्रतिबाधा जेड। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, परिपथ का टोटल प्रतिरोध मीन्स परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसको क्या बोल देंगे, वी अपॉन आई को, वी अपॉन आई को बोलते हैं हम परिपथ की प्रतिबाधा जेड। तो जेड बराबर क्या आ गया, रूट के अंदर आर स्क्वायर और एक्स एल माइनस के एक्स सी, क्लियर, बात खत्म। अगर हमें ये कोण निकालना है, क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो कोण भी निकालने कभी कभी पूछ लेता है वो 5, तो क्या होगा 5। अब देखो क्या है, ये और ये ऐसे है ना, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये जितनी ये इतना, तो वी एल माइनस के वी सी, वी एल माइनस के वी सी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका, त्रिभुज मान लो यहाँ पे फाई है, ये लंब और ये आधार, तो लंब कितना है इसका, वी एल माइनस के वी सी,
और आधार कितना है, वी आर। आप इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, वी एल की जगह आप वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, वी एल की जगह वी एल की, देखो वी एल की जगह ये लिख लेना, बी सी की जगह ये लिख लेना, बी आर की जगह ये, तो आगे कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कौन से निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब आगे अब बचा हमारा लास्ट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा सिंपल है, ये थ्योरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो इसको डेरिवेशन के साथ इसलिए डाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेरिवेशन के नंबर की आते हैं, सीधी बात है, तो हमने डाल दिया इसको साथ में। क्या यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं बताइए। इस चैप्टर में यही लॉग घूम पे पूछता है वो, बस इसे कर लेना और चुंबकीय स्पेक्ट्रम कर लेना। बात करता हूँ क्या है, तो क्या होगा, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। मैं कहने का मीन्स है, कोई हमारे पास परिपथ है, परिपथ में क्या करो, बड़ी फास्टली, कभी कम कभी ज्यादा, बहुत फास्टली, बहुत तेजी से, कभी कम कर दो, कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा, तो इस तरह से जब आप धारा को बदलोगे तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। इसके गुण क्या है, इसके गुण है, देखो ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है इस तरह से। अगर यहाँ पे इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत का मीन्स विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय का मीन्स चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, तो विद्युत चुंबकीय। अगर तरंग इस साइड चल रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर तरंग सी चाल से एक्स एक्सिस पे चल रही है तो ई हमारा वाई एक्सिस पे और वी हमारा, इसका मीन्स क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपको पता है सब 90 पे होते हैं। तो क्या है, देखो अगर हम देखें तरंग संचरण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तीनों आपस में क्या है, 90 के लंबवत है। क्लियर, तो ये होती है इस तरह से। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, वैद्युत क्षेत्र भी होता है, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, इसकी क्वालिटी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश का मीन्स, अगर आवेश को आप क्या करेंगे, अगर आवेश मान लो 5 सेकंड पर मीटर चल रहा है, पर मीटर सेकंड चल रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है और लगातार उसी वेग से चल रहा है, चेंज नहीं कर रहा, तो उत्पन्न नहीं होगी। आप क्या करेंगे, उसके वेग को, वेलोसिटी को चेंज करेंगे, तब जाके ये उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बोला उसने कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, उसकी चाल चेंज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है इन तरंगों के संचरण, संपर्ण नहीं संचरण, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम के भी जैसे हमें चलने के लिए सड़क की जरूरत होती है, इन्हें कोई जरूरत नहीं होती, कहीं पे भी चल सकते हैं। और क्या, इन तरंगों के निर्वात में चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। निर्वात का मीन्स जहाँ पे कुछ ना हो, कोई वायु नहीं है, कुछ नहीं, कोई माध्यम नहीं, तो उसमें चाल प्रकाश की चाल सी के बराबर होती है। तभी तो सी के एग्जाम्पल से मैंने निकाल के बताया इसको। फिर क्या है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होती है। देखो सब में क्या है, 90 एंगल होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में आज आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कर ले, तो क्या है, जितने भी इंपोर्टेंट डेरिवेशन थे, और एक चीज और है कि यहाँ पे आपको ट्रांसफार्म करना है, ट्रांसफॉर्मल करना है, थ्योरिकल है और आप इसको कर सकते हैं। और धारा जनित्र 2 क्वेश्चन और है, 8 मैंने करा दिए, 2 का होमवर्क आपको और उसे कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्या करना ना, आप स्पेक्ट्रम कर लेना विद्युत चुंबकीय तरंगों का। यहाँ पे एक चीज रिवाइज कर लो, यहाँ से देखो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल, तो सीधी सी बात है, और यहाँ से न्यूमेरिकल। कहने का मीन्स मेरा ये है, कहने का मीन्स मेरा ये है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन के न्यूमेरिकल भी इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ सेट में इन डेरिवेशन से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, कुछ सेट में आपको डेरिवेशन मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, पहली फिजिक्स के जितने भी इंपोर्टेंट डेरिवेशन थे 2 लेक्चर में, 2 पार्ट्स में हमने कवर करा दिए 10-10 करके। अब क्या है, सेकंड वाले को क्या करेंगे, सेकंड वाले फिजिक्स को भी 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। एक क्लास इसलिए नहीं, ज्यादा लॉन्ग क्लास होती है, बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आता, तो 2 क्लास में हम उसको कर देंगे, फिर इसको इस तरह से केमिस्ट्री को करेंगे, सीधी सी बात है। तो और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 नंबर वाले हम एक ही क्लास में कवर कर देंगे, फर्स्ट के एक में सेकंड के, कुल मिला के हम 6 क्लासेस लेंगे और टोटल के टोटल फाइनल। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं।